Hello friends, welcome to my channel Civil Boost. Today we will discuss about highway alignment. Definition: the center line, layout or position on the ground surface is called alignment. किसी ग्राउंड सरफेस पर रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसके लेआउट में जो हम सेंटर लाइन खींचते हैं वही अलाइनमेंट कहलाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। हाईवे अलाइनमेंट्स दो प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स इंक्लूड्स द स्ट्रेट पाथ्स, कर्व्स और डेविएशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में रोड के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो चेंज होता है वो इंक्लूड होता है, जैसे कि रोड सीधा है या फिर कर्व है, थोड़ा बहुत डेविएशन है, उसमें थोड़ा मुड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो हाईवे अलाइनमेंट कहलाता है। वर्टिकल अलाइनमेंट में वर्टिकल कर्व्स के साथ रोड डील करता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे एक ग्रेडियंट टाइप का आकार होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल अलाइनमेंट। एक आइडियल अलाइनमेंट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? तो इट शुड हैव ए शॉर्टेस्ट पाथ। किसी दो बिंदु के बीच जो सबसे मिनिमम दूरी हो, हम उसी को अलाइनमेंट में कंसीडर करेंगे। The alignment must be easy to construct and maintain and also it should be easy for vehicle operation. Alignment हम इस तरह चुनेंगे ताकि रोड को कंस्ट्रक्ट करना आसान हो और वहाँ पर व्हीकल ऑपरेशन भी इजी हो। इट शुड बी सेफ इन केस ऑफ डिजाइनिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स। मतलब अलाइनमेंट इस प्रकार हो कि उसे कंस्ट्रक्ट करते समय हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व को हम आसानी से डिजाइन कर सकें। इस तरह हम डिजाइन करें कि वह व्हीकल के लिए सेफ हो। द अलाइनमेंट शुड बी सेलेक्टेड इन सच ए वे डेट इट इज़ इकोनॉमिकल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं अलाइनमेंट निर्माण करते समय कि रोड बनाते समय ये इकोनॉमिकल हो, ज़्यादा लागत ना लगे। द अलाइनमेंट शुड ऑफर मैक्सिमम यूटिलिटी बाय कनेक्टिंग इंटरमीडिएट इम्पोर्टेंट टाउन्स एंड विलेजेज। अब अलाइनमेंट इस तरह से हम कंसीडर करेंगे ताकि यह मैक्सिमम यूटिलिटी दे, ज़्यादा से ज़्यादा टाउन या विलेज को एक साथ कनेक्ट करें। इट शुड पास थ्रू रीजन्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ये नेचुरल ब्यूटी वाले रीजन के थ्रू भी पास होना चाहिए ताकि यात्रा कर रहे लोगों को एक अच्छा एस्थेटिक व्यू मिले। रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर रोड अलाइनमेंट। अब यदि रोड अलाइनमेंट सही तरीके से ना किया जाए तब क्या होगा? तो इम्प्रॉपर रोड अलाइनमेंट में लीड टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर रोड अलाइनमेंट सही नहीं हो तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रोड को कंस्ट्रक्ट करने में और फिर उसको मेंटेन करने में ज़्यादा खर्च होता है। इंक्रीज इन द व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड आल्सो लीड्स टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ द यूजर्स। अब व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। अब यदि रोड ज़्यादा दूरी का बना दिया गया हो या फिर रोड में ज़्यादा कर्व प्रोवाइड किया गया हो तो व्हीकल में टूट फूट ज़्यादा होगा, जिसके कारण उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा और साथ ही ज़्यादा समय लगने के कारण यूजर को भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। डिक्रीज इन ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रोड। रोड के ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ घट जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रोड अलाइनमेंट। अब रोड अलाइनमेंट को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? तो पहला है क्लास एंड पर्पस। द अलाइनमेंट ऑफ द रोड इज अफेक्टेड बाय क्लास एंड पर्पस। हम किस क्लास का रोड बना रहे हैं, किस पर्पस से बना रहे हैं, या एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। NH and SH between two stations must be aligned straight as much as possible.
वेयर एज इन द केस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ रोड ए डेविएशन में बी अलाउड। जब हमें NH या SH नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बनाना होता है किन्हीं दो शहर या दो स्टेशन के बीच, तो ये प्रयास किया जाता है कि अलाइनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीधा हो सके, जितना संभव हो सके हम सीधा कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन वही अदर टाइप्स ऑफ रोड है, विलेज रोड है या फिर MDR है, तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा डेविएशन को अलाउ कर देते हैं। अगला है ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। दे डिफाइन द वे थ्रू विच रोड शुड पास एंड थ्रू विच रोड शुड नॉट बी पास। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि कहाँ से रोड को पास होना है और कहाँ से पास नहीं होना है। रोड अलाइनमेंट शुड नॉट पास थ्रू हिस्टोरिकल प्लेसेस, कल्चरल प्लेसेस ETC। जो रोड अलाइनमेंट है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस और कल्चरल प्लेसेस से होकर नहीं गुजरना है। जैसे कि कोई पुरातात्विक स्थल है तो हम उसके बिल्कुल नज़दीक से हम रोड को नहीं गुजारेंगे, थोड़ा दूरी से, ताकि उस स्थल पर एक कनेक्शन हो, वहाँ लोग जाए घूमने के लिए उस रोड के थ्रू। लेकिन बिल्कुल उसके करीब से हम नहीं रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में अगर डेवलपमेंट का काम होगा तो हम हिस्टोरिकल पैलेस को तोड़ नहीं सकते हैं। द रोड्स आर बिल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज। रोड को एरिया के डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है। देयरफॉर रोड अलाइनमेंट मस्ट नेसेसरली पास थ्रू इम्पोर्टेंट टाउन्स, ग्रुप ऑफ विलेजेज एंड प्लेसेस ऑफ रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस। इस कारण जो रोड है उसको हम जो इम्पोर्टेंट शहर है, ग्रुप ऑफ विलेजेज है, उससे होकर पास करवाते हैं, या फिर ऐसे स्थान जिसका एक धार्मिक या सामाजिक या राजनीतिक या फिर व्यापारिक महत्व है, तो उस स्थान से हम रोड को पास करवाते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ व्हीकल ट्रैफिक, कि किस प्रकार के ट्रैफिक को हम रोड पर अलाउ करने जा रहे हैं। द एलिमेंट्स शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक। In the case of fast moving traffic, the road alignment must be straight as much as possible. यदि हम फास्ट मूविंग ट्रैफिक को अलाउ करने वाले हैं रोड पर, तो रोड को जहाँ तक संभव हो सके हम उसे सीधा बनाएंगे। इन द केस ऑफ लो ट्रैफिक द एलिमेंट में इवन हैव शार्प टर्न। यदि लो ट्रैफिक वाला रोड है तो थोड़ा शार्प टर्न हम उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। Gradient. The alignment of roads should be selected such that longitudinal slopes are not steeper than the ruling gradient. अब रोड का अलाइनमेंट हम इस तरह लेंगे ताकि उसका जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है वो रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा ना हो, रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा स्टीप ना हो। टू अचीव दिस द अलाइनमेंट माइट नीड ए डेविएशन फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। और कभी कभी रूलिंग ग्रेडियंट से कम स्टीप रखने के लिए हम स्ट्रेट लाइन से थोड़ा डेविएट करते हैं, रोड को थोड़ा मोड़ देते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व्स। इन द केस ऑफ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व्स मस्ट नॉट बी लेस दैन 230 मीटर, अदरवाइज द अलाइनमेंट मस्ट बी इम्प्रूव। अब यदि नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे बनाया जा रहा हो तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस 230 मीटर से कम ना हो। यदि 230 मीटर से कम है रेडियस तो हम अलाइनमेंट को इम्प्रूव करेंगे, उसको हम फिर से रिवाइज करेंगे। अगला है साइड डिस्टेंस। तो द अलाइनमेंट ऑफ रोड्स मस्ट बी डिसाइडेड सच डेट मोर एंड क्लियर साइड डिस्टेंस इज अवेलेबल फॉर ड्राइवर्स ऑफ द व्हीकल। रोड अलाइनमेंट को हम इस तरह डिसाइड करेंगे ताकि व्हीकल के ड्राइवर को एक क्लियर साइड डिस्टेंस अवेलेबल हो, वह आसानी से सामने पर्याप्त दूरी पर वो सामने से आने वाली गाड़ी को देख सकें। ऑब्स्ट्रक्शंस आल्सो अफेक्ट अलाइनमेंट सिलेक्शन। जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं ये भी अलाइनमेंट सिलेक्शन को प्रभावित करते हैं। जैसे द अलाइनमेंट शुड बी इम्प्रूव टू अवॉइड मार्सी लैंड, पॉन्ड्स, वेल्स ETC। अगर एरिया में मार्सी लैंड है, दलदली भूमि है या तालाब है, कुआं है, तो हम इन सबों के कारण अलाइनमेंट को हम थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, अलाइनमेंट को थोड़ा हम इसके स्ट्रेट पाथ से थोड़ा डेविएट कर देते हैं, मोड़ देते हैं, क्योंकि मार्सी लैंड में रोड बनाना खतरनाक हो सकता है। अगला फैक्टर है इकोनॉमिकल फैक्टर्स।
द रोड कंस्ट्रक्शन बिकम्स इकोनॉमिकल व्हेन द रोड अलाइनमेंट इज स्ट्रेट। जब रोड अलाइनमेंट पूरा सीधा होता है तो रोड कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान, मतलब कम खर्च में हो जाता है, इकोनॉमिकल होता है। सो स्ट्रेट अलाइनमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी, इसलिए स्ट्रेट अलाइनमेंट को प्राथमिकता दी जाती है। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। कंस्ट्रक्शन मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल। हम रोड अलाइनमेंट निर्धारित करते समय इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि जब हम रोड कंस्ट्रक्ट करें तो रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मटेरियल की आवश्यकता होगी वो हमको आसानी से उपलब्ध हो। एबंडेंट मटेरियल्स लीड्स टू हायर कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, क्योंकि जो मटेरियल कम मात्रा में होगा वो हायर कॉस्ट ऑफ द मटेरियल को लीड करेगा, मतलब वो कॉस्ट बढ़ा देगा। दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स द इकोनॉमिकल कंडीशन, जो कि सीधा सीधा रोड के इकोनॉमिकल कंडीशन को प्रभावित करता है। अब है सर्वे ऑपरेशन ड्यूरिंग फिक्सिंग अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट को फिक्स करते समय हम क्या क्या सर्वे ऑपरेशन करते हैं। तो पहला है द सेंटर लाइन ऑफ द रोड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मैप ऑन द ग्राउंड बाय यूजिंग ट्रांजिट थियोडोलाइट। अब जो मैप पर हम जो सेंटर लाइन कंसीडर किए थे उस मैप से सेंटर लाइन को हम रोड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट का उपयोग करते हुए। फिक्सिंग द स्टेक्स एट सुटेबल इंटरवल्स along द सेंटर लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। हमको जिस दिशा में रोड को प्रोग्रेस करना है, काम करना है, उस दिशा में हम एक सुटेबल इंटरवल लेकर स्टेक्स फिक्स करते हैं और फिर हम सेंटर लाइन खींचते हैं। द रेफरेंस पॉइंट्स फॉर द सेंटर लाइन शुड बी लोकेटेड केयरफुल्ली एंड दे विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। और इसके सेंटर लाइन खींचने के लिए जो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक लोकेट किया जाता है और उसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द कर्व शुड बी फिक्स। जितने भी कर्व होंगे उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को फिक्स करते हैं। इसके बाद द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द रोड इंक्लूडिंग कर्व्ड पोर्शन शुड बी डन कंटिन्यूसली। अब इसके बाद हम सेंटर लाइन के दूरी को हम मेजर करते हैं, इंक्लूडिंग जो कर्व पोर्शन है, जितना कर्व है उसको, उस दूरी को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। द एंगल्स ऑफ इंटरसेक्शंस एट द रोड क्रॉसिंग विद द सेंटर लाइन शुड बी मेजर्ड बाय ट्रांजिट थियोडोलाइट। अब अगर जो रोड हम बनाने जा रहे हैं यदि उसके लिए जो अलाइनमेंट हम फिक्स कर रहे हैं, अगर वह अलाइनमेंट किसी पहले से कंस्ट्रक्ट रोड को इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को मेजर करते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट का उपयोग करके। बस, थैंक यू।